to आर्यन मेहरा, the Crime Bureau Zorro 7। वीरगढ़ कस्बे में एक पुरानी हवेली विक्रम निवास थी, जिसके मालिक का नाम था विक्रम मल्होत्रा। हवेली में विक्रम मल्होत्रा के साथ उनकी पत्नी सावित्री मल्होत्रा, उनका भतीजा रोहन सक्सेना, उनका निजी सचिव मिस्टर गौरव और हवेली की पुरानी केयरटेकर जानकी रहती थी। उस रात वीरगढ़ में भयंकर बारिश हो रही थी। रात के खाने के बाद विक्रम मल्होत्रा ने कहा, जैसे कि मैंने कल ही सबको बता दिया था कि मैं बहुत जल्द अपनी वसीयत को लेकर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कल सुबह मैं अपनी नई वसीयत पढ़ने वाला हूँ। जिसे लगता है कि इस घर में उसका कोई हक है, कल उसे पता चल जाएगा कि सच क्या है। ये सुनते ही टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सावित्री मल्होत्रा, रोहन सक्सेना, गौरव और जानकी सब शॉक में थे। विक्रम ने चारों चेहरों को देखा और कहा, कल के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो तुरंत रोहन ने पूछा, हम समझे नहीं अंकल। विक्रम मुस्कुराया और बोला, जिन लोगों को लगता है कि इस हवेली पर उनका हक है, उसे कल पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। इतना कहने के बाद विक्रम लाइब्रेरी में चले गए। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। हवेली शांत थी। 11:30 को जानकी ने रोज की तरह विक्रम जी को उनकी रोज की दवा देने के लिए लाइब्रेरी गई। दवा तैयार की, विक्रम को दी और उसके तुरंत बाद कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद 11:45 पर विक्रम ने लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर सिर्फ 2 मिनट में 11:46 को लाइब्रेरी से बंदूक की गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर हवेली के सारे लोग लाइब्रेरी की तरफ भागे। लाइब्रेरी में पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनको विक्रम जी नीचे पड़े दिखाई दे। सभी ने देखा उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उन्होंने आवाज देने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने रात को पुलिस को फोन किया और सुबह पुलिस आई और छानबीन शुरू की। सुबह डिटेक्टिव आर्यन मेहरा को भी हवेली बुलाया। केस एक नई पहेली होता है और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। अब इस अंधेरे को चीरने का वक्त आ गया है। आर्यन मेहरा अब इस केस को सुलझाने के लिए तैयार। आर्यन अपनी कार से हवेली पहुंचा, लेकिन जैसे ही आर्यन हवेली पहुंचा उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पुलिस मौजूद थी, जांच चल रही थी। आर्यन ने पुलिस ऑफिसर से सारी जानकारी ली। ऑफिसर ने बताया जहां हत्या हुई वहां दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की बंद थी और वहां कोई हथियार भी नहीं मिला। सारी जानकारी लिख के आर्यन ने पूछा, लाश अभी कहाँ है? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि लाइब्रेरी में है। आर्यन लाइब्रेरी में गया। उसने विक्रम की डेड बॉडी को देखा। फिर उसने कमरे को देखा। मेज, कुर्सी, डायरी और एक बड़ा सा आईना। वो कुछ सेकंड तक आईने को देखता रहा। फिर उसने पूछा, इस आईने को आखिरी बार किसने साफ किया था? जानकी ने जवाब दिया, मैंने शाम को। आर्यन ने कहा, उसके बाद? कोई कमरे में नहीं गया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया तो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जानकी बोला, क्या? आर्यन ने आईने की तरफ इशारा किया, क्योंकि इस आईने पर किसी ने रात में हाथ लगाया है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अभी तक की जांच में पुलिस को 3 बातों का पता चल गया था कि एक, विक्रम की मौत गोली लगने से हुई थी। दूसरी, गोली बहुत नजदीक से नहीं चलाई गई थी और तीसरी, कमरे में बंदूक नहीं थी। शक के घेरे में घर के चारों लोग थे। आर्यन ने चारों संदिग्ध को एक कमरे में बुलाया। उसने कहा, मैं सभी को एक आसान सा सवाल पूछूंगा। सब चुप रहे। आर्यन ने पूछा, सावित्री जी 11:47 पर आप कहाँ थी? सावित्री ने कहा, मैं अपने कमरे में थी। गौरव जी, आप
गौरव जी ने कहा स्टडी रूम में। जानकी जी किचन में। रोहन मैं अपने कमरे में ही था। आर्यन ने पूछा किसी ने आपको देखा? कोई मेरा मतलब कोई सबूत है आपके पास कि आप जो बता रहे हैं वो सब सच हो? तीनों ने नाम में सिर हिलाया। रोहन ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। आर्यन ने उसे देखा। आप? रोहन बोला नहीं। आर्यन ने अगला सवाल पूछा रोहन आपने गोली की आवाज सुनने के बाद कितनी देर में लाइब्रेरी पहुंचे? रोहन ने तुरंत कहा कि लगभग 10 सेकंड। आर्यन ने सिर हिलाया। ओके। और एक बात, मुझे पुलिस ने बताया कि जब वे लोग हवेली आए थे तुम कहीं बाहर गए थे? रोहन बोला हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा जब आप लाइब्रेरी पहुंचे तब विक्रम की मेज पर क्या था? रोहन ने बिना सोचे जवाब दिया एक डायरी थी। आर्यन ने आंखें अचानक सिकुड़ गई। डायरी? रोहन रुक गया। आर्यन ने धीरे से मेज की तरफ देखा। आर्यन ने पूछा तुमने डायरी मेज पर देखी थी? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन उसके करीब गया। मिस्टर रोहन गोली चलने के बाद जब तुम लाइब्रेरी में पहुंचे तब कमरे में धुआं और अंधेरा था। तुम्हें डायरी दिखाई देने के लिए मेज के बिल्कुल पास जाना पड़ता था। रोहन की आंखों में घबराहट दिखाई देने लगी। रोहन चुप रहा। आर्यन ने अंतिम बात कही तुम्हारा झूठ ये नहीं है कि तुम लाइब्रेरी गए थे, झूठ ये है कि तुम पहली बार गोली चलने के बाद लाइब्रेरी गए थे। उस रात आर्यन फिर लाइब्रेरी में गया। आर्यन ने सावित्री, रोहन, गौरव और जानकी सभी को उस कमरे में बुलाया। उसने कमरे की सारी लाइटें बंद करवा दी। सिर्फ बिजली की चमक से कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ उठाया। आईने में वही हाथ दिखाई दिया। फिर उसने कमरे में पड़ी कुर्सी हटाई तो आईने में कुर्सी हट गई। सब सामान्य था। आर्यन कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कमरे की जो तस्वीरें थी जो पुलिस ने हवेली पहुंचने के बाद ली थी जांच के दौरान वो देखी। तभी एक तस्वीर को देखकर उसकी आंखें बड़ी होगी। उस तस्वीर को अच्छी तरह से देखा। उस तस्वीर में विक्रम की कुर्सी के पीछे एक काली परछाई थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में कमरे में उस जगह पर कोई खड़ा नहीं था। आर्यन ने तस्वीर को बारीकी से देखा। परछाई की ऊंचाई एक इंसान जितनी थी और सबसे अजीब बात उसका चेहरा आईने की तरफ था। आर्यन ने धीरे से कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि जब पुलिस ने हत्या के बाद इस कमरे की तस्वीरें ली थी तब हत्यारा यही था और दूसरी तस्वीर में गायब हो गया। मतलब तब ये ऐसा हो सकता है जब वो यहां था तो पुलिस ने उसे दिखा क्यों नहीं? आर्यन सोच में पड़ गया। फिर उसने आईने के फ्रेम को ध्यान से देखा। नीचे की तरह एक छोटा सा खरोच का निशान था, जैसे किसी ने फ्रेम को जल्दी जल्दी में किसी नुकीली चीज से पुश किया हो। उसने भी उसी जगह जोर से फ्रेम को दबाया। क्लिक की आवाज आई। आईना थोड़ा बाहर आया। सभी लोग शॉक में रह गए। ये कैसे हो गया? जैसे ही आर्यन ने आईने के साइड में किया सभी ने देखा कि आईने के पीछे एक संकरा रास्ता था। जैसे ही सावित्री ने देखा तुरंत बोले अरे ये रास्ता अभी भी है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अच्छा तो आपको इसके बारे में पहले से पता था? सावित्री चुप रही। वो रास्ता पुराने स्टडी रूम तक जाता था। आर्यन अकेला ही उस रास्ते से पुराने स्टडी रूम में गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक छोटी सी मशीन पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया। वह एक टाइमर से जुड़ा डिवाइस था, जैसे कि किसी चीज का रिमोट कंट्रोल हो। आईने के मुंह से निकला ओ। अब रहस्य का पहला हिस्सा साफ था। आर्यन समझ गया कि कातिल को हत्या करने के लिए लाइब्रेरी के कमरे में आने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही विक्रम 11:47 को कुर्सी पर बैठे होंगे गोली अपने आप चली होगी। उसने गोली चलाने की व्यवस्था पहले से कर दी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। हत्यारे को कैसे पता चला कि विक्रम ठीक 11:47 पर कुर्सी पर बैठेगा? आर्यन उस कमरे से बाहर लाइब्रेरी में आया जहां सब लोग थे। उसने इधर उधर देखा,
फिर मेज पर पड़ी डायरी उठाई जिसका जिक्र रोहन ने किया था। उसमें लिखा था 11 बजे लाइब्रेरी, 11:30 दवा, 11:45 डायरी। आर्यन ने पन्ना देखा। उसने पूछा, यह रूटीन किसने लिखी? गौरव ने कहा कि विक्रम साहब की आदत थी, मैं उनकी दिनचर्या लिखता था, उन्होंने कहा था। आर्यन ने पूछा, तो ये आपकी हैंडराइटिंग है? गौरव बोला, हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है। आर्यन की डायरी बंद कर दी। आर्यन समझ गया कि हत्यारे ने वो डायरी देखी होगी और उसे पता होगा कि 11:45 से विक्रम जी कुर्सी पर बैठते हैं। फिर भी आर्यन को वह जगह नहीं मिली जहां से गोली चली थी। उसने कमरे के चारों तरफ तलाश किया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब ये केस किसी और दिशा में जा रहा था। 2 दिन तक आर्यन ने उस केस की अच्छी तरह से स्टडी की और तीसरे दिन आर्यन फिर हवेली गया। आर्यन ने सावित्री जी से विक्रम की पुरानी मेडिकल फाइल मंगवाई। उसने उस फाइल को गौर से देखा। उसमें विक्रम का ब्लड ग्रुप लिखा था B पॉजिटिव। फिर आर्यन ने विक्रम की वो ब्लड रिपोर्ट पढ़ी जो पुलिस ने हत्या के बाद कराई थी, लेकिन हत्या के बाद लिए गए सैंपल में ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव। आर्यन ने रिपोर्ट टेबल पर रख दी और बोला, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब हुआ कि जिस आदमी की हत्या हुई है वह विक्रम मल्होत्रा नहीं था। सभी आर्यन की तो अच्छे से देखने लगे। रोहन ने पूछा, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? वो विक्रम अंकल ही थे। आर्यन ने अचानक रोहन को सामने बुलाया। उसने कहा, तुम्हें पता था कि वसीयत में तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास आईने के पीछे वाले रास्ते की चाबी थी। क्या? तुम्हारी जेब से मिली। मैं रात में गुप्त रास्ते से स्टडी में गया था। रोहन टूट गया। उसे लगा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। उसने स्वीकार किया कि वो उस रात गुप्त रास्ते से पुराने स्टडी रूम में गया था। अब सबको लगा कि कातिल रोहन ही है और मिल गया है, लेकिन रोहन ने कहा कि वो सिर्फ वसीयत चुराने भाग गया था, मैंने विक्रम अंकल को नहीं मारा। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो रोहन, उसका पता जल्द ही लगेगा कि तुम कातिल हो कि नहीं, या सच बोल रहे हो या नहीं। रोहन ने पूछा, तो फिर आप मुझे फंसा क्यों रहे हो? आर्यन बोला, क्योंकि मुझे देखना था कि असली कातिल तुम्हें बचाने की कोशिश करता है या नहीं। सभी ने एक दूसरे की तरफ शक भरी नजरों से देखा। आर्यन ने मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर रखी। विक्रम की मौत 11:47 पर नहीं हुई थी। रोजू ने पूछा, क्या? तो कब हुई? लगभग 9:47 को। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन बोला, 11:47 पर सिर्फ गोली चली, असल मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। अब कहानी पूरी तरह बदल गई थी। 9:47 पर कौन लाइब्रेरी में था? सावित्री कहती थी कि वह अपने कमरे में थी। गौरव कहता है कि वह स्टडी रूम में था, जानकी किचन में थी और रोहन हवेली के बाहर था। चारों के पास अलीबी था। आर्यन ने सबको सामने बुलाया और बोला, विक्रम की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई है। विक्रम को जहर उसी दवा में दिया गया। सभी लोग जानकी की तरफ देखने लगे क्योंकि जानकी ही विक्रम को दवा पिलाती थी। सबको लगा तो जानकी कातिल है। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो विक्रम जी को उनकी रोज की दवाई पिलाई थी। आर्यन बोला, जानकी जी, सबको मौका मिलेगा अपनी सफाई का। फिर आर्यन ने सावित्री जी से पूछा, सावित्री जी। सावित्री ने बोलना शुरू किया, विक्रम वह आदमी नहीं था जो सब समझते थे। वह सालों से हमें सबको धमका रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। आर्यन ने कहा, आपने नहीं, गौरव ने नहीं, रोहन ने नहीं। फिर सबकी नजर जानकी पर गई। जानकी ने सिर झुका लिया। आर्यन बोला, और जानकी ने भी नहीं। सभी चौंक गए। तो फिर कातिल कौन है? आर्यन ने आईने की तरफ देखा। कातिल कोई एक व्यक्ति नहीं है। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसने एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में 2 छोटे बच्चे खड़े थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे। नीचे नाम लिखे थे, विक्रम और विनय। आर्यन ने वो फोटो सबको दिखाई। जानकी ने फोटो देखते ही आंखें बंद कर ली। आर्यन ने उसे देखा और पूछा, आप इन्हें जानती थी? जानकी ने धीरे से कहा, हाँ, विनय विक्रम का जुड़वा भाई था। आर्यन ने पूछा, अब विनय कहाँ है? जानकी ने जवाब नहीं दिया।
आर्यन ने कहा, वो गायब हुआ था ना जानकी जी, वो 28 साल पहले गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसकी पहचान गायब हुई थी। जिस आदमी को आप पिछले 28 साल से विक्रम समझा, वो विनय था। असली विक्रम ने अपने भाई की पहचान चुरा ली थी और फिर सालों तक सबको विश्वास दिलाया कि विनय मर चुका है। ये सब सुनकर सभी लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। आर्यन ने कहा, अब असली सवाल था, अगर असली विक्रम जिंदा है तो वो कहाँ है? आर्यन ने सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। सभी जाने के बाद आर्यन फिर आईने के पास गया। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई, अंधेरा। फिर आईने के सामने एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। आर्यन ने तुरंत टॉर्च जलाई। आईने में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी चाबी। उस पर सिर्फ एक नंबर था, 007। आर्यन ने चाबी उठाई और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया, क्योंकि वो नंबर उसे कहीं और भी मिल चुका था। आर्यन ने अपने कोट की जेब से एक पुरानी केस की फाइल निकाली। उस फाइल के कवर पर भी वही नंबर था, 007। उसने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में आर्यन खुद खड़ा था, लेकिन फोटो 28 साल पुरानी थी। आर्यन का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज था। उसने फोटो के पीछे लिखा संदेश पढ़ा, आईने में दूसरा चेहरा सिर्फ शुरुआत है। आर्यन ने धीरे से आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में उसका रिफ्लेक्शन था, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो फिर आईने की ओर मुड़ा। परछाई गायब थी और आईने पर उंगली से एक आखिरी शब्द लिखा हुआ था, कल। डिटेक्टिव आर्यन मेरा क्या फिर वापस आएगा? लेकिन अगली बार सिर्फ ये सवाल नहीं होगा कि कातिल कौन है, सवाल ये भी होगा कि आर्यन मेरा खुद कौन है। और आर्यन हवेली आया तो उसे घबराहट क्यों होने लगी थी, जैसे हवेली से उसका कोई संबंध था। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे अगले बियॉन्ड द क्राइम 007 के वीडियो में। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ये स्टोरी आगे बहुत रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। Beyond the Crime 007